Hello coders, this is Ayush Sahu and welcome to Virtual Code. Today we are about to discuss another part of our C tutorial that is recursion. अब ये रिकर्जन क्या होता है इसे हम इस वीडियो में अपनी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो फंक्शंस पढ़े थे, ये जो हमारा रिकर्जन चैप्टर है वो बिल्कुल फंक्शन से रिलेटेड है। अगर आपने फंक्शन वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है जो इसके पहले आई थी, तो उसको पहले जरूर चेकआउट करें, जब ही आपको रिकर्जन अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। रिकर्जन आपको एक जादुई टॉपिक लग सकता है, पर आप प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिकर्जन होता क्या है। जैसे कि हमने फंक्शन में देखा था कि हमारा एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल लगा रहा था। मेन फंक्शन जो था हमारा वो एक फंक्शन को कॉल लगा रहा था, और या फिर दूसरा फंक्शन जैसे हमारा जो नमस्ते फंक्शन था हमने उससे कॉल लगवाई थी हेलो फंक्शन को। तो ऐसे हमारे कुछ फंक्शन काम कर रहे थे। पर अब जो रिकर्जन है, रिकर्जन का मतलब ही क्या होता है कि व्हेन ए फंक्शन, जैसा कि हम देख सकते हैं, व्हेन ए फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इट्स कॉल्ड रिकर्जन। मतलब कि अगर कोई फंक्शन अपने आप ही को कॉल लगाए, मतलब कि कोई फंक्शन है जो अपने आप ही को बार बार कॉल लगा रहा है, तो वो हमारा होता है रिकर्जन। ठीक है, तो अब हम इसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं जिससे हमारा जो रिकर्जन है वो अच्छे से हमारे दिमाग में बैठ सके। तो चलिए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रिकर्जन को समझने के लिए, वो है प्रिंट हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स। मतलब कि आपको हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट कराना है। अब आप इसे लूप्स की मदद से, आइटरेशन की मदद से भी आप इसको कर सकते हैं। पर एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि आप जो भी चीज लूप से कर सकते हैं, आइटरेशन से कर सकते हैं, वो आप रिकर्जन से कर सकते हैं। पर क्या होता है, कभी लूप्स में हमें 4-5 लाइन यानी कि बहुत सारी लाइंस लिखनी पड़ती है किसी प्रोग्राम के लिए, और वो रिकर्जन से चुटकियों में, मतलब कि आसानी से सॉल्व हो जाता है 2-3 लाइन में। ऐसे ही कभी रिकर्जन में हमें बहुत सारी लाइंस लिखनी पड़ती हैं और वो लूप से अच्छे से हो जाता है। तो आप जो, मतलब अपने कंफर्ट के हिसाब से हम किसी से भी कर सकते हैं। यहाँ हम जो हमारा प्रिंट हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम है 5 टाइम्स वाला, उसे हम रिकर्जन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे हम करते हैं अपने कोड में। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले हम एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। फंक्शन डिक्लेयर कैसे करते हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो उसे जरूर देखना। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, वॉइड, इसका नाम रखेंगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे लगाएंगे 2 पैरेंथेसिस जिसके अंदर हम एक वेरिएबल लिख देंगे इंट एन। मतलब कि जो एन टाइम्स हम जो भी वैल्यू उसमें डालेंगे उतनी बार हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आएगा। तो अब हम यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना लिया। अब हम नीचे इसे डिफाइन करते हैं। हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे वॉइड प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो, यहाँ पे लगाएंगे पैरेंथेसिस, यहाँ पे लिखेंगे इंट एन, और यहाँ अब हम इसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या प्रिंट कराएंगे, हेलो वर्ल्ड, प्रिंट एफ, हमने यहाँ पे लगाया डबल कोट्स, यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस लगाया। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे हमारे पास एक बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया, अब हमें n-1 बार और प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे सिंपली हम फंक्शन को यहाँ पे लिखेंगे, जो हमने फंक्शन अपना लेट किया था, प्रिंट एच डब्ल्यू, और यहाँ पे हम लिख देंगे n-1। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हमें ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, कि हम उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो एक n टाइम्स तो नहीं, पर n-1 टाइम्स तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा के देगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एच डब्ल्यू n-1। अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे हमें अपनी हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना बंद करना है। तो उसके लिए हमें कंडीशन तो लिखनी पड़ेगी कि अगर हमारे पास अगर 0 तक आ जाए, मतलब कि हमारे n से 0 तक हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आया है, तो वहां पे रोक दे, वहां से आगे ना जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ, हम यहाँ पे अपनी कंडीशन लिखेंगे कि अगर n की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए तो हमारे पास रिटर्न होके क्या आएगा, कुछ नहीं।
यानी कि देखो यहाँ पे हमारे पास लिखा था रिटर्न जीरो, यानी कि यहाँ जीरो रिटर्न होगा। पर अगर हम यहाँ पे रिटर्न के साथ अगर कोई भी हमने वैल्यू नहीं लिखी है, इसका मतलब कि रिटर्न के साथ कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, मतलब कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, ये भी एक वॉइड की तरह खाली रहेगा। तो और अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ये अपनी स्टेटमेंट लिख दी। अब हम मेन फंक्शन में अपने हेलो वर्ल्ड वाले फंक्शन को कॉल लगवाएंगे। तो देखते हैं ये रिकर्जन कैसे होता है, कैसे ये खुद को कॉल लगाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने अपने फंक्शन को लिखेंगे प्रिंट एच डब्ल्यू। यहाँ पे जैसे मान लो हमें प्रिंट कराना है 5 टाइम्स, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब हम अपने कोड को जब रन कराएंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो हमारे पास सिंपली 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। अब इसे अगर हमें नेक्स्ट लाइन में लिखना है तो हम हेलो वर्ल्ड के साथ लगाएंगे \n, और अब इसे जरा रन कराएंगे तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। अगर आपको ये अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे रिकर्जन हो रहा है, तो इसको हम आगे अपने वीडियो में देखते हैं कि कैसे। ये तो मैंने इसलिए आपको बताया कि आपको पता चल जाए कि रिकर्जन कैसे अपने आप को कॉल लगवाता है। देखिए हमने यहाँ पे क्या करा, हेलो वर्ल्ड एक बार तो प्रिंट हो गया था, फिर हमने यहाँ पे जो फंक्शन था उससे n-1 बार कॉल लगवाई, जिससे कि वो जो जो एक बार तो प्रिंट हो गया, और जो n-1 वो हमारा काम करके दे दे। यानी कि वो n टाइम्स तो प्रिंट करके हमें देगा नहीं, क्योंकि वो आलसी है। तो वो क्या करेगा, n-1 बार हमें प्रिंट करके दे देगा। तो हमने इतना इस पे ट्रस्ट कर लिया और हमारे पास सिंपली यहाँ पे हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट होके आ गया। अब हम अपने रिकर्जन को देखते हैं कि कैसे रिकर्जन काम करता है मैथ्स में। ऐसे हम अपनी वीडियो को इसी में आगे बढ़ाते हैं। अब हम मैथ के थ्रू अपने रिकर्जन को समझेंगे, कैसे रिकर्जन हमारा काम करता है। तो अगर कुछ बच्चों को मैथ्स बोरिंग लगती है, तो यहाँ पे हम बोरिंग मैथ्स के बारे में बात नहीं करेंगे, बहुत ही लॉजिकल मैथ हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखते हैं, अगर हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू क्या है, x²। यानी कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है x²। ठीक है, तो अगर हम इस x की जगह अगर हमें f(2) निकालना है, तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, अब हमारे पास अगर f(x) की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे। हम सिंपली क्या करेंगे कि अगर हमें 2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले f(x) यानी कि 2 का क्या होगा, 4। ठीक है, और अब 4 का जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16। तो जैसे कोई टीचर, जैसे कि बहुत खतरनाक टीचर होते हैं जो कठिन कठिन हमें सम्स देते हैं, तो वो अगर उनने हमें दे दिया कि एफ ऑफ x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हम देखते हैं। देखो, अगर पहले क्या होगा कि सबसे पहले ये वाली जो हमारी वैल्यू है वो फाइंड होके आएगी इसके पास, और इसके पास जो वैल्यू आएगी वो जब इसे सॉल्व कर देगा तो फिर इसके पास जो वैल्यू है वो आएगी इसके पास। यानी कि ये अपने आप ही को कॉल लगा रहा है। अगर आप देखेंगे कि सबसे पहले वैल्यू गई इसके पास, तो उसने क्या किया कि उसने अपनी वैल्यू आंसर निकाल के इसको भेज दी। ठीक है, जब इसके पास जो वैल्यू आ गई उसने आंसर निकाल के इसको भेज दिया। तो क्या हुआ कि इसने पहले अपने फंक्शन को कॉल लगाई कि भाई तू पहले इसे कैलकुलेट कर, फिर जब तू उसे कैलकुलेट कर लेगा तो मैं आगे का फंक्शन मैं कैलकुलेट करूंगा। तो क्या हुआ कि अपना काम एक दूसरे पे टालते गए। जे इनके पास पहले थी 2 वैल्यू, तो इसने इसका स्क्वायर निकाल दिया 4। ठीक है, जब इसके पास आया 4, तो इसने 4 का क्या किया कि 4, इसने 4 को लेके फिर 4 का स्क्वायर निकाल दिया, जो कि आया 16। और जब ये तीसरा फंक्शन था तो इसने क्या किया कि 16 का स्क्वायर निकाला डायरेक्ट, उसने 2 का नहीं निकाला, क्योंकि 2 का उसके फंक्शन ने निकाल दिया पहले से। ये जो हमारा फंक्शन था उसने पहले निकाल के दे दिया, तो उसने हमें 4 निकाल के दिया। और 4 वाले, अब 4 फंक्शन जो है, जो 4 नंबर था वो इस वाले एफ को हमारे दिया, तो उसने क्या करा, फिर 4 का स्क्वायर निकाला, तो हमारे पास आया 16। अब जो हमारा जो लास्ट एफ बचा, इसके पास आया 16, तो अब ये क्या करेगा कि 16 का स्क्वायर निकाल के देगा, जो कि आएगा 256। ऐसे हमारा रिकर्जन काम करता है। हमने अपनी मैथ्स के थ्रू देखा कि कैसे हमारा रिकर्जन काम करता है। अब हम वीडियो में अपनी आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स।
जैसा कि आप जानते हैं कि इसे हम और भी कई तरीकों से कर सकते हैं, पर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रिकर्जन, और हम इसे रिकर्जन की सहायता से करेंगे कि कैसे होता है। अब रिकर्जन से इसे करने से पहले हम इसे जरा समझते हैं, इसको इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारा ये काम करेगा रिकर्जन के थ्रू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमें n टाइम्स प्रिंट कराना है तो उसको लिखने का फॉर्मेट क्या होगा। अगर हमें n टाइम्स इसको प्रिंट कराना है तो कैसे कुछ होगा कि 1+2+3 डेट 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 क्या होगा, n-1 प्लस n, कुछ ऐसे ही लिखेंगे ना। और अगर n की वैल्यू अगर हम रखते हैं 5, तो हमारे पास क्या लिख के आएगा, 1+2+3+4+5। ठीक है। अगर हम इसको n को रखेंगे 4 तो हमारे पास क्या आएगा, n 1+2+3+4। ऐसे ही अगर हम रखेंगे 3 तो हमारे पास क्या आएगा, 1+2+3। अगर हम रखेंगे 2 तो हमारे पास क्या आएगा, 1+2। और अगर हम रखेंगे 1 तो हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगा, 1। अब हम इसे जरा देखते हैं कि इसमें क्या चीज हमारे पास कॉमन लग रही है, कि कौन सी चीज हमारी सीरीज की तरह यहाँ पे काम कर रही है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो आप देख रहे हैं कि जो भी चीज है, यानी कि यहाँ पे अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि n-1 प्लस n, यानी कि हमने यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ 1 प्लस 2, जो कि हमारा जो पहले 1 का पूरा सम निकाल लिया उसमें 2 को ऐड कर दिया। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ 2, सम ऑफ हमारा क्या, सम ऑफ 2, और इसमें हमने क्या 3 को ऐड कर दिया। ये हम देख रहे हैं कि अगर हम इतनी चीज को अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं और उसमें हम फिर क्या करेंगे, सिंपली ये वाली चीज ऐड कर लेंगे, तो इसमें हमारा जो फॉर्मेट निकल के आएगा तो वो कुछ आएगा n-1 प्लस n का फॉर्मेट। यानी कि पहले n से जो एक कम करके जो भी वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लो, देन उसमें जो हमारी n की वैल्यू है उसे ऐड कर दो। जैसे कि यहाँ पे देखो कि यहाँ पे n-1 क्या होता, 4, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेगा वो सम ऑफ 4, और उसमें ऐड क्या कर देगा, 5। तो ऐसे कुछ होगा रिकर्जन जिससे ये अपने आप को कॉल लगवाएगा। हमें पता है कि ये n टाइम्स हमारे पास प्रिंट करके तो देगा नहीं, मतलब n नेचुरल नंबर्स को कैलकुलेट करके तो देगा नहीं, तो हम इस पे ट्रस्ट करके हम इससे कैलकुलेट करवा लेंगे n-1। हम सोचेंगे कि हम इस पे ट्रस्ट कर लेंगे कि ये हमें n-1 तक की वैल्यू तो कैलकुलेट करके देगा। तो अब हम इसे कोड में करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम इसे कोड में लिख के देखते हैं अपने इस प्रोग्राम को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। तो उसके लिए हम एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे जो कि है इंटीजर टाइप का, और उसे हम लिखेंगे सम, पैरेंथेसिस लगाएंगे और यहाँ पे इंट n, जो कि n नंबर्स की हम सम प्रिंट कराएंगे, n नेचुरल नंबर्स का। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने एक अपना डिक्लेयर कर लिया फंक्शन। अब इस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे नीचे, और यहाँ पे लिखेंगे इंट सम, पैरेंथेसिस लगाया, लिखा इंट n, और यहाँ पे लगा दिए हमने अपने करली ब्रेसेस। अब हम यहाँ पे अपनी जो हमने अभी लॉजिक ढूंढा था, जो हमने अभी उस पे करके देख रहे थे हम, कि कैसे उसमें हमने जब हम n की जगह 5 रख रहे थे तो 1+2+3+4+5 था, जिसमें से अगर हम उन फोर्स का n-1 का अगर हम सम कैलकुलेट करा के दे दें और उसमें n जोड़ दें तो वो हमारा फंक्शन इजीली बन जाएगा। इसके लिए क्या है कि हमें पता है कि वो हमें n बार तो प्रिंट करके देगा नहीं, तो हम मानेंगे कि वो हमें n-1 तक नेचुरल नंबर्स का सम हमें कैलकुलेट करके देगा, जिसमें वो n को ऐड कर देगा। तो हम एक वेरिएबल इसमें मानेंगे इंट सम n-1। ठीक है, कोई भी वेरिएबल आप मान सकते हैं, मैंने माना सम n-1। और यहाँ पे हम इसमें इसे डिफाइन, इसको हम लिख देंगे कि हमारा जो सम है उसमें n की जगह यहाँ पे हम लिख देंगे n-1।
और यहाँ पे लगा देंगे टर्मिनेटर या भी सेमी कोलन। और यहाँ पे अब हम जो हमारा सम n-1 फंक्शन था उसे हम एक नया अब हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे जो कि है सम n। और यहाँ पे अब हमारा जो फंक्शन, अब जो हमने जो चीज उसमें स्टेटमेंट लिखी थी कि जो हमारा सम n-1 है उसमें अगर हम अपना n ऐड कर दें तो हमारे पास हमारी वैल्यू n नेचुरल नंबर्स, जो सम है वो n नेचुरल नंबर्स का वो हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे अब जो है जो हमारा सम n है उसे हम रिटर्न करा लेंगे, रिटर्न की मदद से। तो यहाँ पे लिखेंगे सम n, इसे हमने रिटर्न करा लिया। ठीक है। और यहाँ पे हम हमारा बेस केस लिखेंगे। बेस केस क्या होता है, जहां से हमारा जो शुरू होता है, हमारा जो फंक्शन काम करना शुरू होता है, वो हमारा बेस केस क्या था कि बेस केस मतलब जो अभी हम कंडीशंस लिख रहे हैं ना, थे ना इफ के अंदर, तो वही हमारा बेस केस होगा। यहाँ पे बेस केस हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे n इक्वल टू अगर हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 1 हो जाती है, तो सिंपली हमें पता है कि अगर n की वैल्यू हमारी 1 हो जाए तो वहां पे हमें क्या रिटर्न कराना है, 1। तो हम वहां पे रिटर्न करा लेंगे 1। ठीक है। अब हम इस फंक्शन को कॉल लगवाएंगे अपने मेन फंक्शन से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिखेंगे। हम हमें अपना सम उसे लिख के देना है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम इज, यहाँ पे लगाएंगे %d, और यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, और हमारा जो फंक्शन है सम उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे और यहाँ पे लाएं टर्मिनेटर। अब हम अगर हमें n की जगह अगर हम 5 रखते हैं तो हमारे पास 5 तक का जो सम है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो अब हम इसे रन कराएंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो हमने जब रन कराया तो हमारे पास सम इज 15, यानी कि हमारे पास जो 5 तक के नेचुरल नंबर्स का जो सम था वो इजीली कैलकुलेट होके आ गया। इस तरह से ये जो हमारा प्रोग्राम है, जो रिकर्जन है, वो हमारा काम करता है। ये जो हमारा है इसे कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन। और जो इसमें जो काम हो रहा है, जो काम परफॉर्म हो रहा है वो होता है रिकर्सन, यानी कि ये जो हमारा है वो है रिकर्सिव फंक्शन, और जो ये काम परफॉर्म करता है वो होता है रिकर्सन। अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फैक्टोरियल ऑफ n। अब हमें क्या करना है कि हमें n नंबर्स का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है रिकर्सन की मदद से। जैसे हमने अभी सम कैलकुलेट किया था n नेचुरल नंबर्स का, ऐसे ही हम फैक्टोरियल n कैलकुलेट करेंगे। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको भी हम जरा अपने इस पे लिख के देखते हैं। जैसे हमने सम को लिख के देखा था और हमारे पास एक स्टेटमेंट आई थी, तो इसके लिए हमारे पास एक कॉपी होनी चाहिए, एक पेन होना चाहिए, जिससे हम उस पे अपना पहले कोड लिख के देखें कि कैसे कुछ यहाँ पे लॉजिक लग रहा है। उसी को हम अपने कोड पे इजीली उस पे ढाल देंगे और हमारे पास आउटपुट हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा। तो हम जरा इसको लिख के देखते हैं कि हमारे पास जो फैक्टोरियल ऑफ n है वो हम कैसे लिखेंगे। तो अगर हमें n नंबर्स का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपली 1 इंटू 2 इंटू 3 डेट डेट डैश इंटू n-1 इंटू n। तो ये कुछ हमारा है n फैक्टोरियल का। अगर n की वैल्यू हमारे पास होती है 5, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 1। अगर हमारे पास 5 फैक्टोरियल दिया है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ऐसे ही अगर हमारे पास 4 फैक्टोरियल है तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। ऐसे ही अगर हमारे पास 3 फैक्टोरियल है तो उसकी भी वैल्यू क्या होगी, 1 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही अगर 2 है, 2 फैक्टोरियल है तो हमारे पास क्या होगा, 1 इंटू 2। ऐसे ही अगर हमारे पास 1 है तो 1 फैक्टोरियल ऑब्वियसली हमारे पास क्या होता है, 1। ठीक है। तो ये जो 1 है वो हमारा बेस केस हो जाएगा कि जहां पे हमारी वैल्यू जहां से हमारी शुरू होगी, जहां पे या फिर एंड होगी। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट स्टेप, ये हमारा सेकंड। ठीक है। तो ऐसे कुछ होगा, ऐसे हमारा जो फैक्टोरियल n है। अब हम इसमें जरा देखते हैं
कि हमारे पास क्या चीज हम देख पा रहे हैं, इसमें क्या लॉजिक हम इसमें लगा पाएंगे। वही जैसे हमने जो हमने सम वाले में लॉजिक लगाया था, वही सेम लॉजिक यहाँ पे लगेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास अगर हमें 2 फैक्टोरियल को अगर हम प्रिंट कराएंगे तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि अगर हम n-1 का फैक्टोरियल निकाल लें, ठीक है, और उसमें n को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि जो हमारे पास 2 था तो n2-1 क्या होगा, अगर हम फैक्टोरियल ऑफ 1 निकालें, ठीक है, और उसमें क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें 2 से। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे लिखें, अगर 3 का हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ 2 निकालेंगे, उसमें से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि हमें अगर 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 का फैक्टोरियल निकालेंगे और उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही अगर हमें 5 का निकालना है तो 5 के लिए हम पहले 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे, उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे हमारे पास जो लॉजिक की स्टेटमेंट बन के आई वो क्या आई कि n-1 का फैक्टोरियल निकालो और उसमें n का मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि वो हमारे पास, हमें पता है, हमने उस पर विश्वास करेंगे कि वो हमें n-1 का फैक्टोरियल निकाल के देगा और उसमें हम सिंपली n का मल्टीप्लाई करा देंगे। अब हम इसे कोड में लिख के देखते हैं। सेम प्रोग्राम है एज इट इज, जैसे हमने सम में किया था, बस वहां पे प्लस था, यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ पे एक फैक्टोरियल लग गया। तो अब हम इसे करके देखते हैं अपने कोड में। अब इसे हम अपने कोड में लिख के देखते हैं कि कैसे हमारा जो फैक्टोरियल, जो n नंबर्स का फैक्टोरियल है, वो कैसे रिकर्जन की मदद से कैलकुलेट होके हमारे पास आता है। तो उसे हम करते हैं। इसे हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपली एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे जैसे कि हम कर रहे थे। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे जो कि है फैक्ट, और यहाँ पे लगाएंगे पैरेंथेसिस और यहाँ पे लिखेंगे इंट n, जो कि हमारी वैल्यू चेंज हो पाएगी। तो अब हम यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन डिक्लेयर हो गया। अब हम इसे डिफाइन करेंगे। तो हम इसे डिफाइन करने के लिए यहाँ पे नीचे लिखेंगे इंट फैक्ट और यहाँ पे इंट n, यहाँ पे लगाएंगे करली ब्रेसेस। और यहाँ पे अब हम, जैसे कि हमने सम वाले प्रोग्राम में करा था, जो n नेचुरल नंबर्स का हमें सम कैलकुलेट करना था, ऐसे ही हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेट करेंगे इंट फैक्ट n-1। हमने यहाँ पे एक फैक्टोरियल, ये जो हमारा जो वेरिएबल है वो हमने डिक्लेयर कर लिया और इसके अंदर हम इसे बताएंगे कि इसके अंदर हमें क्या स्टोर कराना है। इसके अंदर हम स्टोर कराएंगे कि जो हमारा फंक्शन था फैक्ट, उसमें हम क्या करेंगे, n-1 तक का फैक्टोरियल है वो हम प्रिंट करा लेंगे अपनी आउटपुट स्क्रीन पर। मतलब कि जो हमें पता है कि वो हमें अगर n फैक्टोरियल्स का, n नंबर्स का फैक्टोरियल हमें कैलकुलेट करके नहीं दे रहा, तो हमने उस पर विश्वास कर लिया कि कम से कम वो हमें n-1 तक का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके दे दे, जिसमें हम n का मल्टीप्लाई करके अपना n नंबर्स का फैक्टोरियल आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल, अब हम नेक्स्ट दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो कि है फैक्ट n। अब इसमें हमारा जो है n नंबर्स का फैक्टोरियल कैलकुलेट हो रहा होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू, और जो हमारा फैक्ट n-1 वाला वेरिएबल था उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने n का, और यहाँ पे लगा दी टर्मिनेटर। अब हम रिटर्न क्या कराएंगे, अब हमने रिटर्न करा लेंगे ये जो हमारा फैक्ट n है, इसे हम रिटर्न करा लेंगे। इसे हमने करा लिया रिटर्न। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बेस केस, जो कि मैंने बताया था ना कि बेस केस हमें कहीं पे तो एंड करना पड़ेगा अपना प्रोग्राम। तो हम यहाँ पे बेस केस लिखेंगे इफ लगा के। इफ में हम लिखेंगे n इक्वल टू 1, जिसकी वैल्यू हमें पता है वो होता है बेस केस। एक कुछ वैल्यू होगी जो तो हमें पता है, तो अगर फैक्टोरियल 1 है तो उसकी वैल्यू तो हमें पता है, जो कि क्या होती है 1। तो हम यहाँ पे रिटर्न करा लेंगे 1, ठीक है। और अब हम इस फंक्शन को अब अपने कॉल लगवाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, क्योंकि हमें प्रिंट कराना है ना कि जो उसका फैक्टोरियल है n नंबर्स का, वो कैलकुलेट कराने के लिए हम उसे प्रिंट तो कराएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इज परसेंटाइल d, और यहाँ पे कॉमा के बाद लिखेंगे हमारा फंक्शन जो कि है फैक्ट, यहाँ पे लगाएंगे पैरेंथेसिस।
यहाँ पे लगाया टर्मिनेटर। अब हमें जितने नंबर्स का हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट कराना है वो हम n की जगह यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, जो कि अगर हमें 5 नंबर्स का फैक्टोरियल कैलकुलेट कराना है तो हमने यहाँ पे लिखा सिंपली 5। अब हम अपने कोड को रन करा के देखेंगे कि हमारे पास 5 का फैक्टोरियल क्या कैलकुलेट होके आता है। तो हमने रन कोड पे क्लिक किया तो हमारे पास देखिए हमारे पास प्रिंट होके आ गया फैक्टोरियल इज 120, यानी कि हमारे पास 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट हो गया। अब हमने 5 की जगह यहाँ पे लिख दिया 6। अब 6 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करा के देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। तो हमने यहाँ पे सिंपली रन कोड किया और हमारे पास 6 का जो फैक्टोरियल है फैक्टोरियल इज 720, ये हमारे पास प्रिंट होके आ गया। अब हमने जो हमारे रिकर्सन की जो मतलब चारों दिशाएं थी, हमने देखो मैथ से भी रिकर्जन को समझ लिया, ठीक है, हमने और अपने दो प्रोग्राम्स को बनाकर भी रिकर्जन को समझ लिया। तो जितनी तरीके से हम रिकर्जन को समझ सकते थे मैंने आपको उतनी अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको रिकर्जन समझ में आया होगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं रिकर्जन की, वो हम इस वीडियो में देखते हैं। हमारी पहली प्रॉपर्टी है रिकर्जन की कि एनीथिंग दैट कैन बी डन विथ आइटरेशन कैन बी डन विथ रिकर्जन एंड वाइस वर्सा। मतलब जो मैंने अभी पहले ही अपने जब वीडियो को स्टार्ट किया था जब ही आपको बताया था कि कोई भी चीज अगर वो आइटरेशन से यानी कि लूप की मदद से अगर वो चीज हो रही है तो वो रिकर्जन की मदद से भी हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है रिकर्जन से कुछ चीजें 2-3 लाइन में हो जाती हैं, जबकि वही चीज सेम चीज लूप से हमें बहुत सारी लाइंस लिखनी पड़ती है। कभी कभार लूप से 3-4 लाइन में हो जाता है, रिकर्जन रिकर्जन से हमें बहुत कम हमें ज्यादा लाइनें हो जाती हैं लिखने के लिए। तो ऐसे ही कब हम इन चीज को मतलब कि कोई भी प्रोग्राम जो कि आइटरेशन से अगर हो सकता है तो वो रिकर्जन से भी हो सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है रिकर्जन कैन समटाइम्स गिव दैट सम मोस्ट सिंपल सॉल्यूशन। हाँ वही चीज है जो रिकर्जन है वो कभी कभी क्या होता है सबसे बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन हो जाता है। जैसे कि हम डीएसए में पढ़ते हैं ट्रीज, तो उसमें क्या होता है अगर हम उसे लूप्स की मदद से करने बैठेंगे तो हमारे पास बहुत सारी लाइंस हो जाती हैं, पर रिकर्सन से हम उसे 3 लाइन में हम अपने पूरे प्रोग्राम को ट्रीज को जो है वो हम इजीली कर लेते हैं। तो आप अभी इमेजिन नहीं कर पा रहे होंगे, जब हम डीएसए पढ़ेंगे तो उसमें हम बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है बेस केस इज द कंडीशन विच स्टॉप्स रिकर्सन। जैसे कि जो मैंने अभी बताया कि जो बेस केस होता है वो इज द कंडीशन विच स्टॉप्स रिकर्सन। अगर हम बेस केस नहीं लिखेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट बढ़ती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारी जो जो हमारा प्रोग्राम है वो पूरी तरह से क्रैश हो जाएगा। तो भाई इसलिए हमें बेस केस लिखना जरूरी है। अगर हम बेस केस नहीं लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, क्रैश हो जाएगा। हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है आइटरेशन हैज इनफाइनाइट लूप एंड रिकर्जन हैज स्टैक ओवरफ्लो। मतलब कि जो आइटरेशन है उसमें इनफाइनाइट लूप होते हैं और जबकि रिकर्जन में स्टैक ओवरफ्लो होता है। आई होप आपको आज की वीडियो जो कि हमारी रिकर्जन थी वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।